Now today we will be talking about the topic of cost. तो पहले मैं आपको एक इलस्ट्रेशन के थ्रू समझाता हूँ कि कॉस्ट है क्या. कि इमेजिन यू आर द प्लेंटिफ. ठीक है, इमेजिन यू आर द प्लेंटिफ और मैटर जो आप कोर्ट के सामने लाते हैं इट रिलेट्स टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, तो अब जब आप प्लेंट दायर करते हैं, कोर्ट फीस देते हैं, प्लीडर को एम्प्लॉय करते हैं, प्लीडर फीस देते हैं, फिर लीगल प्रोसेस फी देते हैं, एसेट्रा एसेट्रा. खर्चा होता है ना प्रोसिक्यूटिंग अ सूट में. जब आप सूट को प्रोसिक्यूट करते हैं सो देयर आर एक्सपेंसेस इन्वॉल्व. तो इन एक्सपेंसेस की भरपाई कौन करेगा? इन एक्सपेंसेस का क्या भाई, प्लेंट में तो आप डैमेजेस क्लेम करते हैं ना, लेकिन ये जो बाकी के एक्सपेंसेस होते हैं इन प्रोसिक्यूटिंग अ सूट वो कौन देगा? तो इन खर्चों को कॉस्ट कहा जाता है, खर्चे विच इज देयर फॉर प्रोसिक्यूटिंग अ सूट. तो अगर आप केस जीत जाते हैं एज अ प्लेंटिव देन यू आर अ सक्सेसफुल पार्टी. तो सक्सेसफुल पार्टी को कॉस्ट अवॉर्ड कर दिए जाएंगे. ठीक है, बहुत फेयरली सिंपली बता रहा हूं, इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स करके नहीं बता रहा. वहीं दूसरी साइड पे मान लीजिए आप डिफेंडेंट हैं. अब अपने आप को डिफेंड करने में भी आपको खर्चे लगे होंगे, आपको प्लीडर अपॉइंट करना होगा, आपने भी भाई नोटिस भेजी होंगी, इंटेरोगेटरीज भेजी होंगी, कोर्ट के थ्रू प्रोसेस इशू करवाया होगा प्लेंटिफ या उसके विटनेसेस के खिलाफ. ठीक है, अब कितनी सारी प्रोसीडिंग्स होती हैं सीपीसी में, आप जानते ही हैं. तो आपके खर्चे कौन देगा? आपको आपके खर्चे जो आपने इनकर किए इन डिफेंडिंग द सूट तब मिलेंगे जब आप केस जीत जाएं. ये जनरल रूल है. तो एज अ डिफेंडेंट इफ यू आर सक्सेसफुल इन डिफेंडिंग द सूट एंड द सूट इज डिसमिस्ड then ordinarily the court will order the plaintiff to pay the cost in defending the suit. है ना? आप खुद ही सोचिए कि भाई जितना भी खर्चा अपने आप को डिफेंड करने में आपका लगा, आप शुरुआत से जानते हैं कि सूट का कोई ग्राउंड नहीं है, प्लेंटिफ के पास कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं है, या उसका जो भी कॉज ऑफ एक्शन वो अलेज कर रहा है उसके पास है वो किसी एविडेंस से सब्सटेंशिएट नहीं होता. आप शुरुआत से कह रहे हैं, लेकिन इसको आपको ट्रायल के दौरान सब्सटेंशिएट तो करना होगा ना. फिर आप उस पर एविडेंस लीड करेंगे, उसके लिए पता नहीं आपने लॉयर को कितनी फ़ी दी होगी, फिर प्रोसेस फ़ी कितनी दी होगी, फिर जो डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं कोर्ट में उसमें भी एक्सपेंसेस जाते हैं. तो ये जो एक्सपेंसेस हैं ये तो बर्डन है ना आपके ऊपर. ये कौन देगा? ये प्लेंटिफ आपको देगा इन केस यू आर सक्सेसफुल इन डिफेंडिंग द सूट. ठीक है, तो बेसिकली इतना समझ लीजिए, अगर आप सक्सेसफुल पार्टी हैं तो ये जितने भी खर्चे होते हैं इन प्रोसिक्यूटिंग और डिफेंडिंग द सूट एज द केस में बी, दैट विल बी अवॉर्डेड टू यू बाय द कोर्ट. और कोर्ट बोलेगा डिफॉल्टिंग पार्टी से या पार्टी इन फॉल्ट से कि आप ऐसा करिए कि ये जो कॉस्ट है ये पे करिए ऑपोजिट पार्टी को. ठीक है, तो ये हैं आपके कॉस्ट इन सिंपल टर्म्स. अब देखते हैं इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन क्या है. देखिए, ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी में cost is defined as that cost is a pecuniary allowance made to the successful party for his expenses in prosecuting or defending a suit. दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं that cost are an allowance to the party for expenses incurred in prosecuting or defending a suit which are incidental to a judgment. है ना? अब cost में एक principle भी होता है. क्या है principle? That cost follow the event. ठीक है, कॉस्ट फॉलोज द इवेंट. इसका बेसिकली मतलब होता है कि इन सिविल प्रोसीडिंग्स द कोर्ट विल जनरली अलाउ द कॉस्ट टू द सक्सेसफुल पार्टी. सक्सेसफुल पार्टी को वो कॉस्ट अलाउ करेगी. उसका एक जनरल प्रिंसिपल बोला जाता है दैट कॉस्ट फॉलो द इवेंट. विच इवेंट? इवेंट वो वाला वेयर द पार्टी इज सक्सेसफुल. तो कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको सेक्शन 35 टू 35A और ऑर्डर 20A रेफर करना है. अब कॉस्ट में कॉम्प्लेक्सिटी का इशू नहीं है, पर यहाँ पे जो इशू बनता है वो है अवेयरनेस का कि डिस्क्रेशन कैसे एक्सरसाइज होगा. तो मैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स पे बाद में आऊँगा, पर पहले हम लोग जरा सेक्शन पढ़ लेते हैं. पहले सेक्शन 35 से शुरू करते हैं जो कॉस्ट की बात करता है, जनरल कॉस्ट. ठीक है, सेक्शन 35 ये कहता है कि सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड लिमिटेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड टू प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, the cost of an incident to all suit shall be in discretion of the court. तो मतलब कोर्ट का डिस्क्रेशन है कॉस्ट अवॉर्ड करना या ना करना. ठीक है, और वो जुडिशली एक्सरसाइज करेगा वो डिस्क्रेशन.
and the court shall have full power to determine by whom or out of what property and to what extent such costs are to be paid and to give all necessary directions for the purpose aforesaid. तो मतलब कोर्ट के पास पूरी शक्तियां होंगी ये डिटरमाइन करने के लिए कि कौन कॉस्ट बेयर करेगा, किस प्रॉपर्टी से वो कॉस्ट रिकवर कराया जाएगा, कितना अमाउंट होगा और किसको देना होगा. ठीक है, ये सारा कोर्ट डिटरमाइन करेगा. The fact that court has no jurisdiction to try the suit shall be no bar for exercise of such power. अगर कोर्ट को पता चलता है कि उसके पास कोई jurisdiction नहीं था सूट एंटरटेन करने का, तब भी वो कॉस्ट अवॉर्ड कर सकता है. ठीक है, फेयरली सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड. अब सब सेक्शन 2 of section 35 reads that where the court directs that any cost shall not follow the event, the court shall state its reasons in writing. तो जब भी जनरल प्रिंसिपल से कोर्ट डेविएशन कर रहा है दैट कॉस्ट फॉलोज द इवेंट, और डेविएशन ये कि कोर्ट कॉस्ट नहीं अवॉर्ड करता है, तो कोर्ट को अपने रीजंस राइटिंग में रिकॉर्ड करने होंगे. क्योंकि देखिए जनरल प्रिंसिपल ये क्या है, दैट कॉस्ट शैल फॉलो द इवेंट. और अगर कोर्ट जनरल प्रिंसिपल नहीं फॉलो कर रहा तो किसी पर्टिकुलर फैक्ट की वजह से नहीं कर रहा है, तो बेसिकली कोर्ट को रीजंस लिखने होंगे राइटिंग में कि वो क्यों जनरल प्रिंसिपल के ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है. नाउ यू मस्ट बेयर इन माइंड दैट द जनरल प्रिंसिपल इज दैट द कॉस्ट आर टू बी अवॉर्डेड टू द सक्सेसफुल पार्टी, है ना, अनलेस एंड अनटिल द कंडक्ट ऑफ द पार्टी इज सच एज टू डिसएंटाइटल हिम फ्रॉम द ग्रांट ऑफ कॉस्ट. तो अगर उसका कंडक्ट ऐसा है तो कोर्ट रीजंस इन राइटिंग में बताए कि उसने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से आप उसे कॉस्ट नहीं अवॉर्ड कर रहे. ठीक है, ये भी फेयरली सिंपल टू अंडरस्टैंड है. अब जरा मैं आपको एक चीज बता देता हूं. जब भी कोर्ट कॉस्ट अवॉर्ड करता है तो क्या प्रिंसिपल्स अपने दिमाग में रखता है. अब इस सेक्शन के बियॉन्ड हम लोग जा रहे हैं. ठीक है, तो इन डिसाइडिंग दैट what cost or what the amount of cost should be, the court must have regard to the following circumstances. 1, the conduct of all the parties. Secondly, whether a party has succeeded on part of his case even if he has not been wholly successful. And thirdly, any payment into court or admissible offer to settlement made by a party which is drawn to the court's attention. कि अगर किसी पार्टी ने कोर्ट में पेमेंट ऑफर की है या डिस्प्यूट सेटलमेंट का ऑफर मेक किया है, तो ये भी एक रेलेवेंट सर्कमस्टेंस होगा फॉर द ग्रांट ऑफ कॉस्ट. ये रेलेवेंट सर्कमस्टेंस क्यों होगा? क्योंकि कोर्ट ये देखेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऑपोजिट पार्टी अननेसेसरीली मैटर खींच रही है, जबरदस्ती वो मैटर खींचना चाहती है. तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट ये देखता है कि भाई जब ऑपोजिट पार्टी पेमेंट को तैयार है या वो मैटर सेटल करना चाहती है और जो दूसरी पार्टी है जो मैटर प्रोसिक्यूट कर रही है वो मैटर सेटल ही नहीं करना चाहती, वो उसे कोर्ट में ही प्रोसिक्यूट करना चाहती है और वो चाहती है कि उस पार्टी का एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर हो, तो ये भी एक रेलेवेंट सर्कमस्टेंस होता है कोर्ट के सामने कि कॉस्ट अवॉर्ड करना चाहिए उसे या नहीं, या अगर अवॉर्ड कर रहा है तो किस एक्सटेंट तक कर रहा है. अब कंडक्ट ऑफ द पार्टीज वाला जो क्लॉज है उसमें क्या क्या आ जाता है. अब उसमें कंडक्ट बिफोर एज वेल एज ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स एंड इन पर्टिकुलर द एक्सटेंट टू विच द पार्टीज followed any relevant pre-action protocol would be relevant. Then within the heading of conduct it would also be relevant that whether it was reasonable for a party to raise, pursue or contest a particular allegation or issue. Then it would also be relevant that the matter in which the party has pursued or defended his case or a particular allegation on an issue, then in what manner has the party pursued and defended the case. किस तरीके से उसने वो मैटर प्रोसिक्यूट किया या किस तरीके से उसने वो मैटर डिफेंड किया. तो देखिए अगर बोनाफाइड आपका डिफेंस होगा तो ये आपके फेवर में पॉइंट है, लेकिन आपके डिफेंस या आपका प्रोसिक्यूशन मैलाफाइड है तो ये आपके नेगेटिव पॉइंट्स हैं. ठीक है. एंड लास्टली अंडर द हेडिंग ऑफ कंडक्ट इट वुड ऑल्सो बी रेलेवेंट दैट वेदर अ क्लेमेंट who has succeeded in his claim in whole or in part has exaggerated his claim. ये भी रेलेवेंट होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो सक्सीड कर गया है उसने बहुत ही बड़ा चढ़ा के अपना क्लेम बनाया था कि मैटर था 10,000 का, उसने बताया 1 लाख का मैटर है,
तो ये जो एग्जैजरेशन है ये भी कोर्ट को ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पे कंडक्ट के मैटर्स भी रेलेवेंट होते हैं इन ग्रांट ऑफ कॉस्ट। तो ये सारे जनरल कंसिडरेशंस होते हैं। याद रखिएगा, द प्रोविजंस फॉर कॉस्ट इज इंटेंडेड टू अचीव फॉलोइंग गोल्स। मैं आपको गोल्स बता रहा हूँ कि प्रोविजन ऑफ कॉस्ट एग्जिस्ट ही क्यों करता है। जो पहला गोल है वो ये है कि इट शुड एक्ट एज अ डेटरेंट टू वेक्सेशियस, फ्रिवलस एंड स्पेक्युलेटिव लिटिगेशन और डिफेंसेस। ये डेटरेंट की तरह काम करता है। एंड डेटरेंट अगेंस्ट व्हाट? वेक्सेशियस, फ्रिवलस एंड स्पेक्युलेटिव लिटिगेशंस और डिफेंसेस। The idea of being made liable to pay actual cost should be such as to make every litigant think twice before putting forth a vexatious, frivolous, or speculative claim or defense. The second goal that the provision of cost is intended to achieve is that the cost should ensure that the provision of CPC, Evidence Act, and other laws governing the procedure are scrupulously and strictly complied with, and the parties do not adopt to dilatory tactics or mislead the court. The third object is that the court should provide adequate indemnity to the successful litigant for the expenditure incurred by him for the litigation. This necessitates the award of actual cost of litigation as contrasted from nominal or fixed or unrealistic cost. Now, one thing that you need to keep in mind is this, that the courts award cost as a compensation. They do not award cost as a deterrent or exemplary cost generally. ठीक है, exemplary cost generally नहीं मिलते। आपको cost as a compensation award होती है कि मान लीजिए in prosecuting a suit आपका टोटल खर्चा हुआ अराउंड 30,000, 30,000 तक का खर्चा हुआ, तो कोर्ट आपको कितना कॉस्ट अवॉर्ड करेगा? इन द इवेंट दैट यू आर सक्सेसफुल, आपको 30,000 का अमाउंट अवॉर्ड करेगा इन द इवेंट दैट यू आर सक्सेसफुल, कि भाई आपका जो जेन्युइन कॉस्ट था वो हम रिकवर करवाए दे रहे हैं। 30,000 आपका खर्चा हुआ, 30,000 आप लीजिए। अब एग्जेम्पलरी कॉस्ट क्या हो सकता है, डिटरेंट कॉस्ट क्या हो सकता है कि 30,000 की जगह वो डिफेंडेंट को बोले कि इनका 1 लाख तक का कॉस्ट पे करो। सो इट इज ओवर 3 times द अमाउंट दैट यू एक्चुअली इनकर्ड, है ना। ये जो 1 लाख वाला जो कॉस्ट होगा ये होगा डिटरेंट कॉस्ट या एग्जेम्पलरी कॉस्ट। ये अलाउड नहीं देना, आपको कॉस्ट एज अ कंपनसेशन देना होता है, क्योंकि कॉस्ट आर देयर टू प्रोवाइड एन एडिक्वेट इंडेमनिटी टू द सक्सेसफुल लिटिगेंट फॉर द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हिम फॉर द लिटिगेशन। अगर आप डिफेंडेंट हैं तो एक तरीके से इन द बैक ऑफ योर माइंड दैट यू आर अवेयर कि मेरा केस सच्चा है, प्लेंटिफ का केस झूठा है, मैं अगर केस जीत गया तो जो भी कॉस्ट मैं इनकर कर रहा हूं अपने आप को डिफेंड करने में वो मुझे वापस मिल जाएगा। ठीक है, तो वो कंपनसेशन के फॉर्म में दिया जाता है। इट इज कंपनसेटरी इन नेचर, इट इज नॉट एग्जेम्पलरी इन नेचर या डिटरेंट इन नेचर। हमेशा याद रखिएगा, कॉस्ट आर टू एक्ट एज एन इंडेमनिटी. Costs are awarded in a nature of compensation. They are not awarded in a nature of a deterrent कि भाई ऑपोजिट पार्टी हार गई, अब उसके ऊपर हम लोग इतना कॉस्ट लगाएंगे कि उनकी 7 जनरेशन याद रखें। ये कोई तरीका नहीं होता है कॉस्ट अवॉर्ड करने का। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, कॉस्ट आर अवॉर्डेड एज अ कंपनसेशन। साथ ही साथ इसका यह भी मतलब होता है कि आप क्योंकि कंपनसेट कर रहे हैं किसी पार्टी को, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नॉमिनल कॉस्ट दे दें या अनरियलिस्टिक अमाउंट आप डिटरमाइन कर लें कि भाई एक पार्टी का खर्चा हुआ इन प्रोसिक्यूटिंग और डिफेंडिंग, कोई भी इमेजिन कर लीजिए जो भी सक्सेसफुल पार्टी हो, प्लेंटिफ है तो प्लेंटिफ सक्सेसफुल, या अगर आप डिफेंडेंट को इमेजिन करना चाहते हैं तो डिफेंडेंट को इमेजिन कर लीजिए। तो सक्सेसफुल पार्टी जो है उसका खर्चा हुआ अराउंड 30,000, ठीक है, दैट वाज हिज कॉस्ट इन द सूट। कोर्ट कहता है 30 रुपए इनको कॉस्ट दे दीजिए, तो ये कोई कंपनसेशन है? आप उल्टा कोर्ट से कहेंगे कि आप ये 30 रुपए मेरी तरफ से रख लीजिए, मुझे ये भी नहीं चाहिए। तो बेसिकली कंपनसेटरी क्योंकि कॉस्ट होते हैं तो वो ना ही बहुत लो किए जा सकते हैं ना ही बहुत हाई किए जा सकते हैं। दे हैव टू बी कंपनसेटरी इन नेचर। भाई 30,000 का खर्चा हुआ तो आप 30 से 32,000 हमको दीजिए, ठीक है, कि मतलब थोड़ा ऊपर नीचे अमाउंट हो सकता है लेकिन आसपास रहना चाहिए। इट शुड बी कंपनसेटरी इन नेचर। ये नहीं कि खर्चा 30,000 का हुआ या आप 1,000 का कॉस्ट ग्रांट कर रहे हैं, है ना।
तो कॉस्ट अगर एक्चुअल है और आपको पता चल गया कि दीज आर द एक्चुअल कॉस्ट, देन यू शुड कंपनसेट द सक्सेसफुल पार्टी फॉर दैट एक्सपेंसेस दैट ही इनकर्ड इन द लिटिगेशन. ठीक है. अब इसमें अलग अलग हाई कोर्ट के अलग अलग रूल्स हैं जिन्होंने पूरा एस्टैब्लिश कर रखा है कि आप कैसे फ़ी कैलकुलेट करेंगे. और कई हाई कोर्ट्स तो प्लीडर की फ़ी का सर्टिफिकेट पहले ही उसमें ले लेते हैं. वो कहते हैं कि आप फाइल करके हमें दे दीजिए एट द स्टार्ट ऑफ द हियरिंग इटसेल्फ कि आपका प्लीडर की फ़ी में कितना एक्सपेंडिचर जा रहा है. ठीक है. खैर, तो ये याद रखिएगा दैट कॉस्ट शुड प्रोवाइड एडिक्वेट इंडेमनिटी टू द सक्सेसफुल लिटिगेंट फॉर द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हिम फॉर द लिटिगेशन. Then the fourth object or the fourth goal that the provision of cost are designed to achieve is that the provision for cost should be an incentive for each litigant to adopt alternative dispute resolution processes and arrive at a settlement before the trial commences in most of the cases. कि provision of cost एक इंसेंटिव की तरह भी काम करता है जहाँ पे पार्टीज ये सोच सकती हैं कि हम अगर एडीआर प्रोसेस में चले जाएं तो हम आपस में सेटल कर लें मैटर, तो ये होगा कि हमारा काफ़ी खर्चा बच जाएगा. तो अगर एक पार्टी लेट अस सपोज कि वो पार्टी इन फॉल्ट है, मतलब मान लीजिए वो डिफेंडेंट है और डिफेंडेंट को पता है उसका डिफेंस टिकेगा नहीं, उसके खिलाफ ही जजमेंट एक दिन आएगा, तो वो ये ज़्यादा बेटर है कि वो एडीआर प्रोसेस के थ्रू मैटर सेटल कर ले. क्योंकि अगर कोर्ट डिक्री पास करेगा तो कॉस्ट के लिए भी पास करेगा और जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट है उसके लिए भी पास करेगा. अगर डैमेजेस का इशू इन्वॉल्व है तो डैमेजेस के लिए भी अवॉर्ड करेगा. तो ऐसे पे डिफेंडेंट पे एक्स्ट्रा खर्चा आ जाएगा. तो ये बेटर है कि वो मैटर पहले ही सेटल कर ले. ठीक है. और ये भी देखा गया है कि कई केसेस में litigants are persuaded to settle nearly 90% of the civil suits before they come up for trial itself. तो कॉस्ट का ये भी एक अच्छा इंसेंटिव होता है. Then the final object that the provision of cost has been designed to achieve is that the provisions relating to cost should not, however, obstruct the access to the courts and justice. Under no circumstances the cost should be deterrent to a citizen with genuine or bona fide claim or to any person belonging to the weaker section whose rights have been affected from approaching the court. अब ये ऑब्जेक्ट्स कहाँ मेंशन किए गए हैं? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मेंशन किए इन द केस ऑफ विनोद सेठ वर्सेस देवेंद्र बजाज डिसाइडेड ऑन 5 जुलाई 2010. अब सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में और भी चीजें बताई थी. उन्होंने फिर नेक्स्ट बताया द प्रिंसिपल अंडरलाइंग द लेवी ऑफ कॉस्ट, कि क्या प्रिंसिपल है. आफ्टर रेफरिंग टू अ जजमेंट ऑफ कैलकाटा हाई कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट वी मस्ट रिमेंबर that whatever the origin of cost might have been, they are now awarded not as a punishment of the defeated party but as a recompense to the successful party for the expenses which he had been subjected, or as Lord Coke puts it, for whatever appears to the court to be the legal expenses incurred by the party in prosecuting his suit or his defense. The theory on which the costs are now awarded to a plaintiff is that the default of the defendant made it necessary to sue him, and to a defendant is that the plaintiff sued him without cause. Costs are thus in a nature of incidental damages allowed to indemnify a party against the expense of successfully vindicating his rights in court, and consequently the party to blame pays the cost to the party without fault. मतलब बेसिकली इस पैराग्राफ में सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई प्लेंटिफ को कॉस्ट तब अवार्ड किए जाते हैं जब डिफेंडेंट का कंडक्ट ऐसा है which made the plaintiff necessary to sue him. तो इसलिए प्लेंटिफ को कॉस्ट अवार्ड किए जाते हैं कि भाई डिफेंडेंट ने ऐसी हरकतें की हैं कि भाई प्लेंटिफ को सू करना पड़ गया. वैसे ही डिफेंडेंट को कब कॉस्ट अवार्ड किए जाते हैं? डिफेंडेंट को तब कॉस्ट अवार्ड किए जाते हैं व्हेन द प्लेंटिफ हैज सूड हिम विदाउट एनी कॉज, कि बिना कारण के उनको सू कर दिया. ठीक है. तो कॉस्ट एक तरीके से आर इंसिडेंटल डैमेजेस which are granted to indemnify a party against the expense
of successfully vindicating his rights in the court. And consequently, the party to blame pays the cost to the party without fault. Then Supreme Court continues and says, these principles apply not merely in award of cost, but also in award of extra allowance or special cost. Courts are authorized to allow such special allowances, not to inflict a penalty on the unsuccessful party, but to indemnify the successful litigant for actual expenses necessarily or reasonably incurred in what are designated as important cases or difficult and extraordinary cases. उसके बाद एक केस है, आप पहले भी सुन चुके हैं इस केस को, सैलम एडवोकेट्स बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज नोटिस की और बोला कि जुडिशियल नोटिस कैन बी टेकन ऑफ द फैक्ट दैट मेनी अनस्क्रूपलस पार्टीज टेक एडवांटेज ऑफ द फैक्ट दैट आइदर कॉस्ट आर नॉट अवॉर्डेड और नॉमिनल कॉस्ट आर अवॉर्डेड अगेंस्ट द अनसक्सेसफुल पार्टी। Unfortunately, it has become the practice to direct the parties to bear their own cost. ये लाइन आप अक्सर जजमेंट्स के नीचे देखते होंगे कि कोर्ट्स लिख देते हैं पार्टीज आर टू बेयर देयर ओन कॉस्ट। ऐसा नहीं करना चाहिए कोर्ट्स को। कोर्ट्स को यूजुअली कॉस्ट अवॉर्ड करने चाहिए, वरना डॉकेट लोड बढ़ता चला जाएगा, जैसे कि जुडिशरी अभी इमेंस डॉकेट लोड में है। और टू बी फ्रैंक, इन्हीं के कर्मों की वजह से कॉस्ट अवॉर्ड नहीं करते, दे आर फार टू लिबरलाइज, सो दे आर गिविंग इंसेंटिव to the wrongful party to indulge in frivolous litigation and to harass the party which is not at fault. ठीक है, यही तो हो रहा है एक तरीके से। अगर आप ये बोल देंगे कि भाई हम कोई कॉस्ट नहीं अवॉर्ड करेंगे या नॉमिनल कॉस्ट अवॉर्ड करते हैं। नॉमिनल क्या, जैसे मैंने अभी आपको बताया 30,000 का खर्चा हुआ, 10 रुपये आप दे रहे हो, 1,000 रुपये का कॉस्ट आप लगा रहे हो, तो उससे कोई फायदा नहीं होता ना। ये तो आप इंसेंटिव दे रहे हो पार्टी इन फॉल्ट को कि वो कोर्ट के प्रोसेस को जितना डिले कर सकती है करे, वो जितने वेक्सेशियस डिफेंसेस ले सकती है ले, या अगर वो प्लेंटिफ है तो वो जितना डायलेटरी टैक्टिक्स यूज कर सकता है करे, वो जितना हैरेस कर सकता है अपोजिट पार्टी को वो करे, है ना। सूट्स हैरेस करते हैं, दे आर अ फॉर्म ऑफ मेंटल हैरेसमेंट, क्योंकि योर एस्टेट इज इन डेंजर एंड समटाइम्स योर लिबर्टी इज इन डेंजर, तो उसकी वजह से एक मेंटल प्रेशर तो होता है। और अगर कोर्ट्स कॉस्ट के प्रोविजन को यूज नहीं करते तो होता क्या है, ये डिफेंडेंट या प्लेंटिव जो भी पार्टी इन फॉल्ट है वो सोचता है कि मैं तो पूरे प्रोसेस को इस तरीके से यूज करूंगा जिससे ऑपोजिट पार्टी हरास हो, और कोर्ट ज्यादा से ज्यादा क्या कहेगा, कोर्ट यही कहेगा कि द पार्टीज आर टू बेयर देयर ओन कॉस्ट या नॉमिनल कॉस्ट लगा देगा, जैसे कि कॉमन प्रैक्टिस है ना। इसी की वजह से डॉकेट लोड बढ़ रहा है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया था और बोला अनफॉर्चुनेटली इट हैज बिकम द प्रैक्टिस टू डायरेक्ट पार्टीज टू बेयर देयर ओन कॉस्ट। In a large number of cases, such an order is passed despite section 35 subsection 2 of the CPC. Such a practice also encourages filing of frivolous suits. It leads to taking up of frivolous defenses. Further, whatever costs are awarded, ordinarily the same are not realistic and are nominal. When section 35 subsection 2 provides for costs to follow the event, it is implicit that the cost have to be those which are reasonably incurred by a successful party, except in those cases where the court in its discretion may direct otherwise by recording reasons therefore. The cost have to be actual reasonable cost, including the cost of the time spent by the successful party, the transportation and lodging, if any, and all the other incidental cost besides the payment of court fee, lawyer's fee, typing and other cost in relation to the litigation. It is for the High Court to examine these aspects and whenever necessary make requisite rules, regulation or practice directions so as to provide appropriate guidelines for the subordinate courts to follow. अब मैं आपको एक इनसाइडर्स इंफॉर्मेशन देता हूँ कि जनरली जो जजेस हैं क्यों नहीं अवॉर्ड करते कॉस्ट टू फॉलो द इवेंट्स। अब वो सोचते हैं कि अगर हम अवॉर्ड कर देंगे तो हम बार की नज़र में अनपॉपुलर हो जाएंगे, है ना। और कई बार ये होता है कि जो क्लाइंट होता है वो भी अपने लॉयर को कहता है कि देखिए कॉस्ट लग गया आपकी वजह से। कई बार क्लाइंट्स खुद ही कहते हैं कि डायलेटरी टैक्टिक्स यूज़ करिए, लेकिन कॉस्ट लग जाता है तो दे आर लाइक कि देखिए कॉस्ट लग गया, आपने मैटर अच्छे से आर्ग्यू नहीं किया। तो बेसिकली जो कोर्ट्स होते हैं ना,
वो कहीं ना कहीं बार के कंसिडरेशन की वजह से, लॉयर के कंसिडरेशन की वजह से और बार के प्रेशर की वजह से दे डू नॉट ग्रांट कॉस्ट, सीधे कह देते हैं पार्टीज आर टू बेयर देयर ओन कॉस्ट, या अगर कॉस्ट ग्रांट भी करते हैं तो नॉमिनल ग्रांट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। एडिक्वेट कंपनसेटरी कॉस्ट कोर्ट्स को ग्रांट करने चाहिए, और ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद इसको नोटिस किया। ठीक है, कमिंग बैक टू द केस ऑफ विनोद सेठ वर्सेस देवेंद्र बजाज, द सुप्रीम कोर्ट नोटिस्ड दैट एट प्रेजेंट द गोल्स, जो अभी मैंने आपको ऑब्जेक्ट बताए थे, विच आर सॉट टू बी अचीव्ड बाय सेक्शन 35, 35A एंड 35B, read with relevant civil rules of practice relating to taxing of cost. Section 35 of the code vests the discretion to award cost in the courts. It provides that normally the cost should follow the event and the court shall have full power to determine by whom or out of what property and to what extent such costs are to be paid. Most of the costs taxing rules, including the rules in force in Delhi, provide each party should file a bill of cost immediately after judgment is delivered, setting out the court fee paid, the process fee spent, the expenses of witness, the advocate's fee, and such other amount as may be allowable under the rules or as may be directed by the court as cost. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें इन्फॉर्म किया गया है कि इन दिल्ली द एडवोकेट्स फी इन रिगार्ड टू द सूट्स द वैल्यू ऑफ विच एक्सीड 5 lakh is 14,500 plus 1% of the amount in excess of 5 lakhs subject to a ceiling of 50,000 rupees. The prevalent view among litigants and the members of the bar is that the cost provided for in CPC and awarded by the courts neither compensate nor indemnify the litigant fully in regard to the expenses incurred by him. फिर सुप्रीम कोर्ट ने कॉस्ट के रूल्स को इंग्लिश सिविल प्रोसीजर से कंपेयर किया और बोला कि इंग्लिश सिविल प्रोसीजर की जो रूल्स हैं दे प्रोवाइड दैट अ कोर्ट इन डिसाइडिंग व्हाट order, if any, to make in exercising his discretion about cost should have the regard to following circumstances: the conduct of the parties, whether the party has succeeded on part of his case, even if he has not been wholly successful, and any payment made into court or admissible offer to settlement made by a party which is drawn to the court's attention. ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और फिर कंडक्ट ऑफ द पार्टीज के क्या रूल्स हैं, तो इसको कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने इन रूल्स को बोला कि ये काफ़ी रियलिस्टिक हैं, तो ये रूल्स फॉलो करने चाहिए हमारे कोर्ट्स को भी। ठीक है, दैट्स व्हाट द सुप्रीम कोर्ट सेड। मैं एक बार फिर रिइटरेट कर देता हूं जस्ट इन केस आपके दिमाग से निकल गया हो। तो जो रूल्स कोर्ट ने इस केस में इंग्लिश सिविल प्रोसीजर के रूल्स से कॉपी किए थे और ये बोला था कि ये एक प्रॉपर एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रेशन है और सारे कोर्ट्स को इनको इन रूल्स को फॉलो करना चाहिए, वो ये रूल्स थे कि पहला कोर्ट कंडक्ट ऑफ द पार्टीज देखेगा, दूसरा ये देखेगा whether the party has succeeded on part of his case even if he has not been wholly successful, तीसरा ये देखेगा कि any payment made into court या एक admissible offer to settlement has been made by a party which is drawn to court's attention। फिर conduct of the party की heading में ये सारी चीज़ें कोर्ट को देखनी चाहिए कि पार्टी का conduct before as well as during the proceedings क्या था, and in particular the extent to which the parties followed the relevant pre-action protocol। फिर उसके बाद conduct of the parties की heading में कोर्ट ये भी देखेगा कि whether it was reasonable for a party to raise, pursue or contest a particular allegation or issue। फिर कोर्ट देखेगा कि the manner in which the party has pursued or defended his case or a particular allegation or issue, और finally whether the claimant who has succeeded in his claim in whole or in part exaggerated his claim। साथ ही साथ इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक रिकमेंडेशन दिया था लेजिस्लेचर को भी और लॉ कमीशन को भी। लॉ कमीशन को तो बोला था कि आप कॉस्ट को लेके थोड़ा देखिए कि जो प्रोविजंस ऑफ कॉस्ट हैं इंडिया में क्या उनको रिविजिट करने की ज़रूरत है। तो उसके बाद लॉ कमीशन ने 240th रिपोर्ट कॉस्ट पे रखी थी। ठीक है, 240th रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन कॉस्ट पे थी। इट वॉज इन परसुएंस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन दिस केस। ठीक है, विनोद सेठी वाले केस में, विनोद सेठ वर्सेस देवेंद्र बजाज के केस में। तो बेसिकली कोर्ट ने ऑब्जेक्ट, रूल, सारी चीज़ें देखी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने ये भी देखा कि ये जो एक्सपेंडिचर है और जो डॉकेट लोड है वो जुडिशरी पे बढ़ रहा है,
क्योंकि देयर इज अ स्टडी इंक्रीज इन मैलिशियस, वेक्सेशियस, फॉल्स, फ्रिवलेस एंड स्पेकुलेटिव सूट्स, और इंडिया में प्रॉपर प्रोविजंस फॉर कॉस्ट नहीं है। तो एक अर्जेंट नीड है जहाँ पे लेजिस्लेचर और लॉ कमीशन को रिविजिट करना चाहिए प्रोविजंस रिलेटिंग टू कॉस्ट एंड कंपनसेटरी कॉस्ट, जो सेक्शन 35 और 35A में कंटेन्ड है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि अप्रोप्रिएट चेंजेस लाने चाहिए सिविल रूल्स ऑफ प्रैक्टिस में, क्योंकि हाई कोर्ट के सिविल रूल्स ऑफ प्रैक्टिस भी होते हैं, अगर आप नहीं जानते तो मैं बता दे रहा हूँ। तो अप्रोप्रिएट अमेंडमेंट्स होने चाहिए इन सिविल रूल्स ऑफ प्रैक्टिस रिलेटिंग टू टैक्सेशन ऑफ कॉस्ट एंड मेक इट मोर रियलिस्टिक इन कमर्शियल लिटिगेशन। ये जो एस्पेक्ट था वो ऑब्जर्व किया था लेजिस्लेचर ने भी, और कमर्शियल डिस्प्यूट में जो कॉस्ट का प्रोविजन रखा था उसमें उन्होंने बहुत सारे एस्पेक्ट्स रखे, मैं भी उसको डिस्कस करता हूँ। सेक्शन 35 जो कमर्शियल डिस्प्यूट से रिलेट करता है, अगर वो कमर्शियल डिस्प्यूट से रिलेट करता है तो इट रीड्स, अगर आप कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट पढ़ें, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए, कि कमर्शियल डिस्प्यूट को लेके जो अमेंडमेंट है, जो स्पेशल अमेंडमेंट है, वो ये कहता है, इन एन एप्लीकेशन टू एनी सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कमर्शियल डिस्प्यूट of a specified value, substitute section 35 for the following section. Section 35 cost. In relation to any commercial dispute, the court, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force or rule, has a discretion to determine. अब देखिए notwithstanding से शुरू हुआ है, ये notwithstanding की बात कर रहा है, notwithstanding anything contained in any other law, जबकि जो ओरिजिनल सीपीसी का सेक्शन 35 है वो कहता है सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड लिमिटेशंस एंड द प्रोविजंस ऑफ एनी अदर लॉ, बट कमर्शियल सूट का सेक्शन 35 कहता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ, मतलब उसको ओवरराइड कर रहा है। सो इट इज सेइंग दैट नॉट विद स्टैंडिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स और रूल, द कोर्ट हैज अ डिस्क्रेशन टू डिटरमाइन दैट वेदर द कॉस्ट्स आर पेबल बाय वन पार्टी टू अनदर, B, quantum of these costs, and C, when they are to be paid. अब explanation कहती है, for the purpose of clause A, the expression cost shall mean reasonable cost relating to the fees and expenses of the witness incurred, legal fees and expenses incurred, any other expenses incurred in connection with the proceeding. ये as it is बातें हैं जो इस केस से उठा के रखी गई हैं। विनोद सेठ वर्सेस देवेंद्र बजाज में यही सारी बातें बोली गई थी, और एज इट इज लेजिस्लेचर ने उसका नोट रखा और उसको बाय वे ऑफ अमेंडमेंट लॉ बना दिया। देन सब सेक्शन 2 रीड्स, इफ द कोर्ट डिसाइड्स टू मेक एन ऑर्डर फॉर पेमेंट ऑफ कॉस्ट, द जनरल रूल दैट अनसक्सेसफुल पार्टी शैल बी ऑर्डर टू पे कॉस्ट ऑफ द सक्सेसफुल पार्टी, दैट शैल बी द जनरल रूल। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जो सक्सेसफुल पार्टी होती है दैट इज entitled to payment of cost, और अनसक्सेसफुल पार्टी को कॉस्ट पे करना होता है सक्सेसफुल पार्टी को, दैट इज द जनरल रूल। इसको भी रिकॉग्नाइज किया गया। प्रोवाइडेड, लेकिन प्रोविजन भी लगाया गया है, इट सेज प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में मेक एन ऑर्डर डेविएटिंग फ्रॉम द जनरल रूल फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। अब एक इलस्ट्रेशन ऐड करते हैं, वो इलस्ट्रेशन में लिखते हैं द प्लेंटिफ इन हिज सूट सीक्स a money decree for breach of contract and damages. The court holds that plaintiff is entitled to the money decree. However, it returns the finding that the claim for damages is frivolous and vexatious. In such circumstances, the court may impose cost on the plaintiff despite the plaintiff being the successful party for having raised a frivolous claim for damages. कि frivolous claim को raise करने के लिए आप जो cost लगेगा उस claim के extent तक, ये आपको plaintiff को pay करना होगा। That was the illustration that was given. फिर सब section 3 of section 35 with regards to commercial dispute reads, in making an order for payment of cost, the court shall have regard to the following circumstances, including the conduct of the parties, whether a party has succeeded on part of its case, and even if the party has not been wholly successful. Then it says whether the party has made frivolous counterclaim leading to delay in the disposal of the case, then whether any reasonable order to settle is made by a party and unreasonably refused by the other party,
And finally, whether the party had made a frivolous claim and instituted a vexatious proceeding, wasting the time of the court. अब यही चीजें जो जजमेंट में हमने डिस्कस की थी, लेजिस्लेचर ने जजमेंट के 5 या 6 साल बाद बाय वे ऑफ अमेंडमेंट यही सारी चीजें इंट्रोड्यूस कर दी कमर्शियल डिस्प्यूट के एक्सटेंट तक, क्योंकि देखिए कमर्शियल डिस्प्यूट का जो एडजुडिकेशन है वो कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मोर और लेस ये जो रूल्स लेजिस्लेचर ने लिखे हैं ये इंग्लिश सिविल प्रोसीजर कोड, इंग्लिश सिविल प्रोसीजर रूल से निकाल के रखे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने विनोद सेठ वर्सेस देविंदर बजाज के केस में रिकॉग्नाइज भी किया था। ठीक है, सो आप समझ सकते हैं ये सारी चीजें आई कहां से हैं। एंड फाइनली देयर इज subsection 4 in section 35 which relates to commercial dispute, that orders which the court may make under this provision include an order that a party must pay a proportion of the another party's cost, कि proportion में आप cost pay करें, b a stated amount in respect of another party's cost, c cost from or until a certain date, d cost incurred before proceedings have begun, e cost relating to particular steps taken in the proceeding, f cost relating to distinct part of the proceeding, and g interest on cost from or until certain date। ठीक है, तो ये कमर्शियल डिस्प्यूट से रिलेट करते हैं। मोर और लेस लेजिस्लेचर ने जो विनोद सेठ वर्सेस देविंदर बजाज में जो रिकमेंडेशन थी सुप्रीम कोर्ट की, उसे एज इट इज एज अ लॉ इनकॉर्पोरेट कर दिया है। ठीक है, कमर्शियल डिस्प्यूट के कंटेक्स्ट में। अब हम आ जाते हैं सेक्शन 35 पे। इट टॉक्स अबाउट कंपनसेटरी कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉल्स और वेक्शिशियस क्लेम्स और डिफेंसेस। अब हम कमर्शियल डिस्प्यूट से अलग जा रहे हैं। अब सेक्शन 35 सेज इन एनी सूट और अदर प्रोसीडिंग इंक्लूडिंग एन एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग बट एक्सक्लूडिंग एन अपील और रिविजन। ये प्लीज मार्क कर लीजिए, ये प्रीलिम्स में 100% एक्सपेक्ट करिएगा। एक तरीका इसको याद रखने का ये है कि सारी हॉरिजॉन्टल प्रोसीडिंग्स अलाउड है पर वर्टिकल प्रोसीडिंग्स आर आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ सेक्शन 35A। ठीक है, तो सूट या कोई भी और प्रोसीडिंग इंक्लूडिंग एन एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग बट एक्सक्लूडिंग एन अपील और रिविजन, अपील और रिविजन एक्सक्लूड किए गए। एनी पार्टी ऑब्जेक्ट्स टू अ क्लेम और डिफेंस ऑन द ग्राउंड दैट क्लेम और डिफेंस और एनी पार्ट ऑफ इट as against the objector is false or vexatious to the knowledge of the party by whom it has been put forward, and if thereafter as against the objector such claim or defense is disallowed, abandoned or withdrawn, mark the words disallowed, abandoned or withdrawn, in whole or in part, the court if it thinks fit may, after recording its reasons for holding such a claim or defense to be false or vexatious, make an order for payment to the objector by the party by whom such claim or defense has been put forward of cost by the way of compensation। तो बेसिकली ये कह रहा है कि किसी सूट या प्रोसीडिंग में एक्सक्लूडिंग अपील एंड रिविजन अगर कोई पार्टी एक ऑब्जेक्शन लगाती है कि कोई क्लेम या डिफेंस फॉल्स या वेक्सेशियस है टू द नॉलेज ऑफ द पार्टी बाय whom it is being put forward, मतलब अगर प्लेंटिफ है वो कोई क्लेम में कर रहा है तो उसे पता है कि वो क्लेम झूठा है, या कोई डिफेंडेंट अगर कोई डिफेंस पुट अप कर रहा है तो उसे पता है ये क्लेम ये डिफेंस झूठा या वेक्सेशियस है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉल्सिटी एंड वेक्सेशियसनेस ऑफ अ क्लेम और डिफेंस शुड बी इन द नॉलेज ऑफ द पार्टी हु इज पुटिंग इट फॉरवर्ड। और उसके बाद इस ऑब्जेक्शन को देने के बाद कोर्ट डिसअलाउज, अबैंडन्स और अलाउज द विड्रॉल ऑफ सच क्लेम और डिफेंस आइदर वोल और इन पार्ट, तो कोर्ट को अगर सही लगता है तो ऑब्जेक्टर को कॉस्ट अवॉर्ड करेगा बाय वे ऑफ कंपनसेशन। ठीक है, अब देखिए ये है प्रोविजन बड़ा अच्छा, लेकिन जो सब रूल 2 जो इंट्रोड्यूस किया गया उसने इसको बहुत कमजोर बना दिया। सब रूल 2 कह रहा हूं, सब सेक्शन 2 जो इंट्रोड्यूस किया गया इसने कमजोर बना दिया, क्योंकि उसने लिमिट लगा दी। लिखा है कि नो कोर्ट शैल मेक एनी सच ऑर्डर फॉर पेमेंट ऑफ एनी अमाउंट एक्सीडिंग 3000 रुपीज, की 3000 रुपए से ज्यादा नहीं दे सकते, और एक्सीडिंग द लिमिट्स ऑफ पेक्यूनरी जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट विच एवर अमाउंट इज लेस। ठीक है, और इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज यही लिमिट बन जाती है 250 रुपए की, एंड इट इज नॉट अलाउड टू द कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज टू एक्सीड दीज लिमिट्स बाय मोर देन 100 रुपीज। अब आप समझ सकते हैं कि भाई आज के टाइम में ये 3000 रुपये कौन सी बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है। अमीर पार्टीज तो बहुत कुछ कर सकती हैं
कोर्ट में, जितने चाहें उतने क्लेम्स उठा लें, वो कह दें कि भाई जितना डिले होगा उतना हमारा फ़ायदा है। तो ये जो सारी चीज़ें, ये लेजिस्लेचर ने जो लिमिट लगा दी थी, दैट वाज क्या कहते हैं, दैट वाज नॉट अ गुड आइडिया। लेकिन 3,000 का अमाउंट जो था 1976 में बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। 1976 के अमेंडमेंट से 3,000 रुपये का अमाउंट इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन आज हम कौन से आराम में, वी आर इन 2021, है ना। तो हमारे प्रेजेंट टाइम में 3,000 रुपीज़ इज़ नॉट अ बिग डील, उस टाइम पे बहुत बिग डील हुआ करती थी। तो ये जो बात है, ये बात लेजिस्लेचर को गौर करनी चाहिए थी, और लेजिस्लेचर को या तो कोई लिमिट नहीं फिक्स करनी चाहिए थी, या तो इसका पीरियोडिकल अमेंडमेंट ज़रूरी था। ठीक है, इसी की जगह ये लिख देते कि द पेमेंट ऑफ द अमाउंट वुड बी सब्जेक्ट टू सच रूल्स एज द हाई कोर्ट में प्रिस्क्राइब। तो हाई कोर्ट क्या करता है, टाइम बाय टाइम उसको अकॉर्डिंग टू द करंट स्टैंडर्ड्स एडजस्ट करता रहता, बट नो, 3,000 की लिमिट ही फिक्स कर दी। अब एक बात अच्छी ये है, वो ये है कि कमर्शियल डिस्प्यूट के कंटेक्स्ट में जो लिमिट लगाई गई है वो नहीं एग्जिस्ट करती। अगर कोई कमर्शियल डिस्प्यूट है ना, तो सेक्शन 35A में से सब सेक्शन 2 ओमिटेड माना जाता है। सो उस पर 3,000 की लिमिट नहीं है, उस पर नो लिमिट है। तो कमर्शियल डिस्प्यूट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो एकदम अच्छा है। लेकिन अदर देन द कमर्शियल डिस्प्यूट इट इज़ नॉट एज गुड। आपको ये बाय द वे, ये 3,000 का अमाउंट, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा, ये सब पूछा जाता है। फिर सब सेक्शन 3 रीड्स, नो पर्सन अगेंस्ट whom an order has been made under this section shall by the reason thereof be exempted from criminal liability in respect of any claim or defense made by him. And finally, subsection 4 reads, any amount of compensation awarded under this section in respect of a false or vexatious claim or defense shall be taken into account in any subsequent suit for damages or compensation in respect of such claim or defense. कमर्शियल डिस्प्यूट के कॉन्टेक्स्ट में सब सेक्शन 2 को ओमिटेड मान लीजिएगा। तो लिमिट वाला जो क्लॉज है सब सेक्शन 2 में, वो एग्जिस्ट नहीं करता है इन द मैटर्स ऑफ कमर्शियल डिस्प्यूट। देन वी कम टू सेक्शन 35B। 35B टॉक्स अबाउट कॉस्ट फॉर कॉजिंग डिले, कि डिले कॉज करने के लिए आपको कॉस्ट देना होगा। इट सेज कि अगर किसी भी डेट को जो फिक्स की गई है फॉर हियरिंग ऑफ द सूट या टेकिंग एनी स्टेप इन द सूट, a party to the suit fails to take that step as is required by CPC or as was required to be taken on that particular date, or he obtains an adjournment for taking such step or for producing evidence or on any other ground, अगर adjournment वो claim करता है, then the court may for reasons to be recorded make an order requiring such party to pay the other party such cost as would in the opinion of the court be sufficient to reimburse the other party in respect of such expenses incurred by him in attending the court. तो cost किस लिए दिए जाते हैं कि कौन से expenses ऐसे हैं which you incurred for attending the court. So mark this word, attending the court on that day, and payment of such cost on the date next following the date of such order shall be a condition precedent. This is very important. Shall be a condition precedent for further prosecution of the suit of the plaintiff where the plaintiff was ordered to pay such cost, for the defense of the defendant where the defendant was ordered to pay such cost. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंडीशन प्रेसिडेंट हो जाएगी, मार्क दिस वर्ड्स। तो ध्यान रखिएगा, कॉस्ट फॉर कॉजिंग डिले कब अवॉर्ड किए जाते हैं, when the party to the suit fails to take any step as is required by CPC or obtains an adjournment for taking such step or for producing evidence or for any other ground. कॉस्ट किस कंटेक्स्ट में दिए जाते हैं कि ऐसे कॉस्ट दिए जाते हैं which are reasonably sufficient to reimburse the other party of the expenses which he incurred for attending in the court. और अगर वो कॉस्ट नहीं पे किए तो याद रखिएगा, पेमेंट ऑफ सच कॉस्ट इज अ कंडीशन प्रेसिडेंट फॉर फर्दर प्रोसिक्यूशन ऑफ सूट बाय प्लेंटिफ और डिफेंस बाय डिफेंडेंट, जिसको भी ऑर्डर किया हो एज द केस में बी। अब एक्सप्लेनेशन में लिखा है that where separate defenses has been raised by defendants or group of defendants, payment of such cost shall be condition precedent to the further prosecution of the defense by such defendants or group of defendants as has been ordered to pay such cost. मतलब जिनको ऑर्डर किया गया है कॉस्ट पे करने के लिए, उन्हीं के लिए वो कंडीशन प्रेसिडेंट होगी, बाकी के लिए नहीं, अगर उनके डिफेंसेस सेपरेट हैं। ठीक है, ये एक ऐसी सिचुएशन के लिए है वेयर दे आर मोर देन वन डिफेंडेंट्स या ग्रुप ऑफ डिफेंडेंट्स हैं और सबके सेपरेट डिफेंसेस हैं। तो कंडीशन प्रेसिडेंट
फॉर डिफेंस ऑफ द डिफेंडेंट किन के लिए होगी? ओनली फॉर दोज पार्टीज हु हैज बीन ऑर्डर टू पे सच कॉस्ट अंडर सेक्शन 35B. Now subsection 2 reads that the cost ordered to be paid under subsection 1 shall not, if be paid, be included in the cost awarded in the decree passed in the suit. वो नहीं include किए जाते, ये मार्क कर लीजिए, बहुत पूछा जाता है. The cost awarded under section 35B are not included in cost awarded in the decree passed in the suit. But if such costs are not paid, a separate order shall be drawn up indicating the amount of such cost and the names and address of the person by whom such costs are payable, and order so drawn up shall be executable against सच पर्सन. तो डिक्री में नहीं इंक्लूड किया जाता, बट अगर वो कॉस्ट नहीं पे किए जाते तो उसके लिए एक सेपरेट ऑर्डर पास किया जाता है और फिर उसको एग्जीक्यूट किया जाता है. नाउ वी हैव टू रीड दीज प्रोविजंस विद ऑर्डर 20A. It says that without prejudice to the generality of the provisions of this code relating to cost, the court may award cost in respect of A. Expenditure incurred for giving of any notice required to be given by law before the institution of suit. B. Expenditure incurred on any notice which, though not required to be given by law, has been given by any party to the suit to any other party before the institution of the suit. C. Expenditure incurred for typing, writing, printing of pleadings filed by any party. D. Charges paid by party for inspection of the records of the court for the purpose of the suit. E. Expenditure incurred by a party for producing witnesses even though not summoned through court. And F. In case of appeals, charges incurred by the party for obtaining any copies of judgments and decrees which are required to be filed along with the memorandum of appeal. Rule 2 reads, cost to be awarded in accordance with the rules made by High Court. तो हाई कोर्ट के जो रूल्स होंगे उन्हीं के हिसाब से कॉस्ट पे किए जाएंगे. अब जरा मैं लॉ कमीशन की 240th रिपोर्ट ऑन कॉस्ट की समरी बता देता हूँ कि क्या क्या रिकमेंडेशंस दिए गए थे. लॉ कमीशन ने 240th रिपोर्ट में ये रिकमेंडेशंस दिए थे दैट द कॉस्ट इन सिविल सूट्स और प्रोसीडिंग शुड बी सच एज टू कर्ब फॉल्स एंड फ्रिवलेस लिटिगेशन एंड टू डिस्करेज एडजर्नमेंट्स ऑन फीबल ग्राउंड्स फॉर अल्टीरियर मोटिव्स. Further, the cost to be awarded to a successful party should be realistic and reasonable, and to this effect the rules in vogue should be revisited by the high courts. Secondly, the principle that the cost should follow an event which finds statutory recognition in section 35 of CPC ought to be given effect by the courts with all seriousness, and deviation should be rare. Even the Supreme Court has laid stress on this aspect, और Supreme Court ने भी कहा है कि following section 35 and especially section 35 subsection 2 where the reasons have to be recorded, the cost shall not follow the event. In that situation that is mandatory. Recording of reasons is mandatory. कोर्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं है. So याद रखिएगा, लेटर और स्पिरिट में उसको फॉलो करना है. रिकॉर्डिंग ऑफ रीजंस इज मैंडेटरी, चाहे तो अपनी बेयर एक्ट में लिख लीजिएगा. फिर जो लॉ कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी वो बोला था कि however the award of cost should not cause undue hardship to the parties who by virtue of their socio-economic circumstances may not have the paying capacity. Third recommendation that they made was that the rules framed by the High Court in relation to costs, especially the advocate's fee, should be thoroughly revised so as to accord with the principle of realistic and adequate cost. The aspects on which the committee of the High Court should focus their attention while reversing the rules with regard are discussed in the Commission's report. तो Commission की report में उन्होंने सारे High Courts का exactly वो rules निकाला है जो problematic है और बोला है कि इनको amend करने का हाई कोर्ट्स को सोचना चाहिए और प्रॉपरली अमेंड करना चाहिए जिससे रियलिस्टिक कॉस्ट अवॉर्ड हो सके. देन लॉ कमीशन आल्सो सेड दैट द रूल्स मस्ट बी अपडेटेड एंड द लैंग्वेज टू बी मेड सिंपलर सो एज टू इम्पार्ट क्लैरिटी. Unnecessary and outdated rules should be weeded out. The format of bill of cost needs to be revised. The procedure for filing fee certificate also needs a change. The fourth recommendation that they gave was that the adjournment cost should be sufficiently high, and with a view to ensure this, the high courts may, by the virtue of practice directive or circulars, lay down the guiding principles. Uniformity in approach on the part of the trial judges in granting costs for adjournments ought to be developed. Fifth recommendations that they made was that the following legislative amendments in CPC are suggested. अब ये legislature के लिए recommendations थे. पहला, Section 35A, compensatory cost for false or vexatious claims or defense should be recasted and have a better check against false and frivolous litigation.
The thrust of the proposed amendment is to raise the ceiling of rupees 3,000 to rupees 1 lakh and creation of judicial infrastructure fund into which the part of the cost shall be ordered to be deposited. By the way, लॉ कमीशन ने ये भी बोला था कि कंपनसेटरी कॉस्ट का जो सेक्शन 35A है उसमें कंपनसेटरी हटा के एग्जाम्पलरी कॉस्ट लिख दे और उसमें जो सीलिंग है वो 3,000 से बढ़ा के 1 लाख का कर दें. ठीक है. फिर जो सेकेंड रिकमेंडेशन था दैट द अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 95 दैट इज कंपनसेशन फॉर ऑब्टेनिंग अरेस्ट अटैचमेंट एंड इंजंक्शन ऑन इनसफिशिएंट ग्राउंड्स एंड इन ऑर्डर टू रेज द सीलिंग लिमिट्स ऑफ रुपीज 50,000 टू रुपीज 1 लाख दैट इज ऑल्सो नेसेसरी. वहां पे भी उन्होंने डैमेज बढ़ाने का रिकमेंडेशन दिया. फिर बोला कि ऑर्डर 25 ऑफ सीपीसी दैट इज सिक्योरिटी ऑफ कॉस्ट जो हम इंटरिम ऑर्डर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं शुड बी सो अमेंडेड एज टू इंक्लूड द डिफेंडेंट विद इन इट्स परव्यू. Third is, in order to facilitate easy recovery of cost, Order 41 has to be amended so as to make it obligatory to file proof of payment of cost before the appeal is entertained, subject to the discretion vested in the appellate court to dispense with the payment to the extent of half of the cost for special reasons. So basically, उन्होंने रेकमेंड किया कि जो अपील के मैटर्स हैं ऑर्डर 41 में उसमें भी अमेंडमेंट होना चाहिए कि जहाँ पे अपील शुड बी हर्ड सब्जेक्ट टू प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ कॉस्ट और कोर्ट चाहे तो फॉर स्पेशल रीजंस कैन डिस्पेंस विद द पेमेंट ऑफ द इंटायर कॉस्ट और बोलेगा कि आप हाफ ऑफ द कॉस्ट पे करिए बाकी नहीं. ठीक है. लेकिन बाकी आपको बाद में पे करने होंगे तब हम आपकी पूरी अपील सुनेंगे. तो इसके लिए भी उन्होंने रिकमेंडेशन दिया. एंड फाइनली इन ऑर्डर 20 Rule 6A, that is preparation of decree, the words 30 days may be substituted for the word 15 days so that the sufficient time is given to the parties to claim all the admissible items of the cost and cost taxation officer will be able to ascertain cost more satisfactorily. कि मतलब जो आपका order 20 में rule 6A लिखा है that the decree must be drawn up as expeditiously as possible and in any case within 15 days from the date when the judgment is pronounced. लॉ कमीशन ने कहा उसे 15 से 30 दिन कर दीजिए क्योंकि वो फिर सफिशिएंट टाइम देगा पार्टीज को टू क्लेम ऑल एडमिसिबल आइटम्स फॉर कॉस्ट एंड कॉस्ट टैक्सेशन ऑफिसर एक बेटर कंडीशन में रहेगा टू असर्टेन कॉस्ट मोर सेटिस्फैक्टरली. अभी एक चीज़ याद रखिएगा, हमने मोटे मोटे जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन फॉर कॉस्ट थे उनको डिस्कस किया है. थ्रू आउट सीपीसी कॉस्ट के प्रोविजन भरे पड़े हैं. जैसे कि आपने वो सफिशिएंट कॉस्ट दिखाया, आप मान लीजिए अपेयर नहीं कर पाए ऑर्डर 9 में, आपका सूट बार हो गया, तो वहाँ पे जब आप सफिशिएंट कॉस्ट दिखा रहे होंगे तो वहाँ पे भी अगर कोर्ट आपके सफिशिएंट कॉस्ट से एग्री करता है और ही वांट्स टू रिस्टोर द सूट, रिस्टोरेशन का ऑर्डर देने वाला है, तो वो बोलेगा कि कॉस्ट डिपॉजिट करिए, तो वहाँ पे भी कॉस्ट अवॉर्ड होते हैं. एडजमेंट आपने मांगा, वहाँ पे भी कॉस्ट आपको देने पड़ेंगे. तो बेसिकली कॉस्ट के प्रोविजंस आर थ्रू आउट द सीपीसी. हम मेन और इंपॉर्टेंट प्रोविजंस डील कर रहे हैं जिस पे क्वेश्चन एंड आंसर्स होते हैं. ठीक है, क्वेश्चन एंड आंसर्स आते हैं बेसिकली एग्जाम्स में. और अभी मैं आपके लिए कुछ केसेस डिस्कस करूंगा जस्ट टू गिव यू एन इलस्ट्रेशन कि कॉस्ट कैसे अवॉर्ड होते हैं सिविल लिटिगेशन में. कि सुप्रीम कोर्ट कह तो रहा है कि कॉस्ट अवॉर्ड करना चाहिए पर खुद तो कॉस्ट अवॉर्ड नहीं करता, कि जहाँ पे एग्जाम्पलरी कॉस्ट होने चाहिए. जैसे एक केस लीजिए, अमरिंदर कोमालम वर्सेस उषा सिन्हा. उस केस में बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि दिस इज अ फिट केस फॉर अवॉर्डिंग एग्जाम्पलरी कॉस्ट बट वी रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग सो, नो कॉस्ट. कि मतलब ये रिकॉग्नाइज करने के बाद कि हमें एग्जाम्पलरी कॉस्ट देने चाहिए तब भी मना कर दिया कि नहीं हम कॉस्ट नहीं देंगे. तो फिर हाउ डू यू एक्सपेक्ट दी अदर कोर्ट्स फ्रॉम फॉलोइंग द डायरेक्शन. ये 2005 में रिपोर्ट हुआ था सुप्रीम कोर्ट केसेस में. सिमिलरली टेक द केस ऑफ गायत्री डे वर्सेस मौसमी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड. 2004 में एसएससी में रिपोर्ट हुआ था. और वहाँ पे अगेन द सुप्रीम कोर्ट वाज लाइक इवन दो the court is of the view that it is a fit case for exemplary cost, eventually it did not even allow the cost which the ordinary petitioner would have been entitled to, holding as under, मैं quote कर रहा हूँ, the appeal stands allowed though the case is eminently fit to award exemplary cost, we by taking a lenient view of the matter say no cost. वैसे ही take the case of Dattaraj Nathuji Thavare versus State of Maharashtra, again reported in 2005 volume 1 Supreme Court cases page 590. In this case, the Supreme Court said and recognized कि even इस केस में भी exemplary cost देने चाहिए थे, but then it refrained from doing so. और observe किया कि we have imposed exemplary cost in this regard, but taking note
नहीं बोला कि we would have imposed exemplary cost in this regard, but having taken note that the High Court has already imposed a cost of rupees 25,000, we do not propose to impose any further cost. मतलब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम एग्जेम्पलरी कॉस्ट इम्पोज करते, पर चूंकि हाई कोर्ट ने 25,000 का कॉस्ट लगा दिया तो हम अब कॉस्ट नहीं लगाएंगे. मतलब दिस इज वेरी स्ट्रेंज. Similarly, take another case, Rajendra Singh versus Lieutenant Governor of Andaman and Nicobar Island. Here, the Supreme Court noticed that the petitioner has been unnecessarily harassed by the authorities. But however, noticing that the High Court has imposed a cost of rupees 25,000, it did not even allow the cost before it and disposed of the matter with the order no cost. अब मतलब ऑब्जर्व कर रहा है कोर्ट कि द कंडक्ट ऑफ द अथॉरिटीज हैज नॉट बीन गुड, लेकिन बस ये देखा कि हाई कोर्ट ने 25,000 दे दिए तो हम कॉस्ट नहीं ग्रांट करेंगे. नाउ दिस इज वेरी स्ट्रेंज, क्योंकि उनके सामने जो प्रोसीडिंग हो रही है उसका भी कॉस्ट उन्हें ग्रांट करना चाहिए था. ठीक है, और केसेस बताता हूँ. रविंद्र कौर वर्सेस अशोक कुमार 2003 वॉल्यूम नंबर 8 सुप्रीम कोर्ट केसेस में रिपोर्ट हुआ. इट रिलेटेड टू अ डिस्प्यूट बिटवीन लैंडलॉर्ड and tenant, where the court felt that the disputes raised by the defendant with regard to identity of the suit scheduled property was only a bogey to delay the eviction. अब यहाँ पे कोर्ट ने exemplary cost impose किया 25,000 का. ठीक है, 2003 में जो 25,000 का अमाउंट है, it is a big amount in that situation. In state of Kerala versus Thracia and another, in that case, the matter arose out of a dispute between a landlord and tenant, and court felt that exemplary cost should be imposed on the state government and imposed a cost of 10,000 with a direction that it shall be collected from the officer concerned, and the council who recommended filing of special leave petition. ध्यान रखिएगा, कॉस्ट क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट लगा उनसे रिकवर करेगी, इन लोग की जॉब भी गई होगी, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स में डिसमिस हुए होंगे ये लोग. ठीक है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट में फिर अलग ही रूल चलते हैं कि एक बार कॉस्ट तो उन पे लग गया, फिर गवर्नमेंट जो कॉस्ट रिकवर करवाती है वो उन ऑफिसर्स, सेरिंग ऑफिसर्स से रिकवर करवाती है जिनकी वजह से कॉस्ट लगा है उस पर. और फिर डिसिप्लिनरी इंक्वायरी होती है, और डिसिप्लिनरी इंक्वायरी में रिकॉर्ड होते हैं ख़राब. इसी वजह से कोर्ट का 2 रुपये का भी जो ऑर्डर होता है कॉस्ट काटने का, अगर स्टेट गवर्नमेंट या किसी गवर्नमेंट ऑफिसर पे लगा है तो बहुत भारी पड़ता है सर्विस रूल्स के हिसाब से. तो ये 1995 में 10,000 का एग्जेम्पलरी कॉस्ट इम्पोज हुआ था, और 1995 में 10,000 रुपये बहुत बड़ी बात होती थी. ठीक है, स्टेट ऑफ केरला वर्सेस थ्रेसिया. अब केस है राम अवतार अग्रवाल वर्सेस कॉर्पोरेशन ऑफ कलकत्ता 1999 वॉल्यूम नंबर 6 सुप्रीम कोर्ट केसेस में रिपोर्ट हुआ. यहाँ पे कोर्ट नोटिस द वेरियस प्रोसीडिंग्स, टाइटल सूट एक्सेट्रा वर फाइल्ड बाय द पार्टी विद अ व्यू टू फ्रस्ट्रेट द ऑर्डर फॉर डिमोलिशन मेड बाय द कॉर्पोरेशन, and took the view that the proceedings by appellant is an abuse of the process of the court, and in such circumstances quantified the cost of rupees 1 lakh. 1999 में 1 लाख रुपीस बहुत बड़ी बात है. टिल 2005 25,000 रुपये बहुत बड़ी बात हुआ करती थी. खैर, इन कबारी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस शिवनाथ श्रॉफ 1996 में रिपोर्ट हुआ है सुप्रीम कोर्ट केसेस में. उसमें in relation to a suit which commenced in the year 1981 and was eventually decided finally by the Supreme Court in the year 1996 में रिपोर्ट हुआ था ये कबारी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस शिवनाथ श्रॉफ 1996 वॉल्यूम नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट केसेस. सुप्रीम कोर्ट ने जो केस कमेंस हुआ था 1981 में हुआ था, एंड इट वाज इवेंचुअली डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द ईयर 1996. एंड आफ्टर गिविंग through the hierarchy of the courts, the court while awarding the cost quantified the cost at rupees 10,000 in each appeal. कि हर अपील पे 10,000 लगाया कॉस्ट को. सो ये भी क्या कहते हैं काफ़ी बड़ा अमाउंट था. 10,000 रुपये 90s में 10,000 रुपये आप अपने पेरेंट्स से पूछेगा ये अमाउंट कितनी बड़ी चीज़ हुआ करती थी. कईयों की मंथली सैलरी भी इतनी नहीं होगी ड्यूरिंग दोज टाइम्स. खैर, नेक्स्ट केस इज भूपिंदर पाल सिंह वर्सेस डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन 2003 में रिपोर्ट हुआ. इट वाज अ सर्विस डिस्प्यूट and it was decided by the single judge and division bench of the High Court. The Supreme Court, while allowing the appeal, quantified the cost at rupees 10,000. फिर 2003 में भी बहुत बड़ा अमाउंट है ये, और आज की डेट में काफ़ी छोटा अमाउंट है, बट उस टाइम पे इट वाज अ ह्यूज अमाउंट. वैसे ये केस देखिए, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस शेख अली 1989 में रिपोर्ट हुआ. इट इन्वॉल्व अ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू प्री मैच्योर रिटायरमेंट. Here, the court quantified the cost at rupees 3,000, even though the matter involved
adjudication initially by CAT tribunal, Central Administrative Tribunal, and thereafter by the Supreme Court. वहाँ पे भी कॉस्ट कितना दिया, 3,000 रुपये. अब आ जाते हैं किसी 2009 के केस पे. टेक द केस ऑफ ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी वर्सेस ओजमा शिपिंग कंपनी. In that dispute, which related to a marine insurance, the value of rupees 21.50 lakhs, which culminated in the proceedings in National Commission under the Consumer Protection Act, then the Supreme Court, while dismissing the appeal of the insurance company, quantified the cost at rupees 25,000. अब ये inadequate है. This is an inadequate imposition of cost. कि अब हम 2009 के केस में डील कर रहे हैं और अगर मैटर सुप्रीम कोर्ट तक आया है तो कॉस्ट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट. फिर आ जाते हैं इन द केस ऑफ पी.एच. दयानंद वर्सेस एस. वेणुगोपाल नायडू. 2009 में रिपोर्ट हुआ एससीसी में. अब इट अरोज आउट ऑफ द सूट रिलेटिंग टू टाइटल. तो यहाँ पे अपील डिसमिस करते वक्त ये सुप्रीम कोर्ट ने गौर किया था कि appellant has been prolonging the hearing of the suit and court observed that he must bear the cost of the first respondent counsel fee assessed at 75,000. 75,000 काउंसिल फी थी उस टाइम पे. तो ये अप्रोप्रिएट है. 2009 में ये अप्रोप्रिएट है. ये एडिक्वेट कॉस्ट है. ये एडिक्वेट है. ये ना एग्जाम्पलरी है ना नॉमिनल है. ये एडिक्वेट है कि भाई ऑपोजिट पार्टी की फ़ी कितनी है, सॉरी अपोजिट पार्टी के प्लीडर की फ़ी कितनी है, 75,000 है. तो भाई आप वो पे करिए. आप ही प्लीडिंग्स आप हियरिंग डिले कर रहे थे, देन यू आर द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. सो यू पे द ऑपोजिट काउंसिल्स fee which is assessed at rupees 75,000. Next case we will refer to is Srimati Lata Kamath versus Vilas. 1989 में report हुआ है SCC में. It involved a matrimonial suit. There the court quantified cost as rupees 2,500. तो ये भी exemplary भी नहीं है ना nominal है, ये compensatory है. ठीक है. The next case that we will refer to is MS Patel versus Gulbarga University. 2010 में report हुआ SCC में. It covered the appointment of the petitioner as a reader in the university and the court dismissed the appeal with cost and quantified the same at rupees 50,000. और basically जो सुप्रीम कोर्ट है उसने वो ये कॉस्ट इसलिए अवॉर्ड किए थे because it felt strongly about the manner in which interim orders were obtained and the petitioner continued in the post for about 17 years even though he was not entitled to the post. The next case is Bonder and another versus Hem Singh. 2009 वॉल्यूम नंबर 12 SCC में रिपोर्ट हुआ. यहाँ पे the Supreme Court on finding that the defendant did not have any case either in law or equity, the court allowed the appeal and quantified the cost to be paid by the defendant at rupees 50,000. तो ये appropriate grant of cost था. In Oswald Fats and Oils Limited versus Additional Commissioner Administration Bareilly. 2010 वॉल्यूम नंबर 4 SCC में रिपोर्ट हुआ. There the court taking the view that the appellant has not approached the quasi-judicial and judicial forums, the High Court and the Supreme Court with clean hands and succeeded in securing interim orders, directed the payment of cost quantifying the same at 2 lakhs. 2010 में 2 lakhs was a big amount. क्योंकि अगर आप 6th पे कमीशन देखेंगे और वहाँ पे ग्रेड ए ऑफिसर की आप सैलरी देखेंगे इन 6th पे कमीशन, क्योंकि अराउंड दैट टाइम 2006 से लेके आई थिंक 2016 तक 6th पे कमीशन ही फोर्स में रहा है. तो वहाँ पे देखिएगा कि वहाँ पे जो यूजुअली गवर्नमेंट ऑफिसर्स की जो ग्रेड ए थे उनकी सैलरी क्या हुआ करती थी, और फिर उसको कंपेयर करिएगा कि कॉस्ट क्या इम्पोज कर रहा है. क्योंकि ये सारे जो अमाउंट क्या कहते हैं जो फिक्स होते हैं, सैलरी फिक्स होती है ना खासतौर से गवर्नमेंट सर्विस में, इट टेक्स इनटू अकाउंट मेनी सर्कमस्टेंसेस, जैसे कि क्या इन्फ्लेशन की रेट है और क्या डीए अलाउंस होनी चाहिए एसेट्रा एसेट्रा. उसके लिए बहुत सारे डेटा रेफ़र किए जाते हैं, इंक्लूडिंग द एक्सपेंडिचर डेटा, इकोनॉमिक सर्वे रेफ़र किया जाता है, इन्फ्लेशन डेटा देखा जाता है कि कितना इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, कितना कंपनसेशन होना चाहिए, और पैरिटी क्या कहते हैं सेम वर्क चीज़ों में कैसी होनी चाहिए एसेट्रा एसेट्रा. बहुत सारे ग्राउंड्स होते हैं. तो अगर ग्रेड ए सर्विस ऑफिसर की सैलरी ड्यूरिंग दैट टाइम स्टार्टेड अराउंड 15,900 to 39,100, तो वैसी सिचुएशन में अराउंड द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट जो कॉस्ट इम्पोज कर रहा है वो क्वांटिफाई कर रहा है इन द अमाउंट ऑफ रुपीज़ 2 lakhs. दैट्स अ ह्यूज अमाउंट एट दैट टाइम. फिर द नेक्स्ट केस दैट वी विल रेफर टू इज सीताराम
भंडर सोसाइटी न्यू दिल्ली वर्सेस लेफ्टिनेंट गवर्नर गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली 2009 वॉल्यूम 10 सुप्रीम कोर्ट केस में रिपोर्ट हुआ। ये लैंड एक्विजिशन प्रोसीडिंग से रिलेट करता था और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने व्यू रखा कि प्ली जो रेस की गई थी दे वर फ्रिवलेस इन नेचर एंड वर मेंट टू फ्रस्ट्रेट एंड डिले द एक्विजिशन which is in public interest. It dismissed the appeal with cost, which was determined at rupees 2 lakhs. Finally, we will refer to the case of State of Punjab versus V. Bhajan Singh. 2001 में रिपोर्ट हुआ है SCC में। यहाँ पे on giving a finding that the conduct of the official concerned was responsible for the situation complained of, the court directed the officer involved to personally pay the cost of rupees 25,000. 2001 में. That was a big amount at that time. अब तो ये हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई प्रेजेंट टाइम का भी मैं बताऊं, हमारे टाइम का, तो मैं ऑफ कोर्स बताऊंगा आपको। ये केस है महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इट वाज डिसाइडेड ऑन 6 August 2018। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट नोटेड दैट द पिटिशनर वाज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी रिलीफ बिकॉज ही डज नॉट मीट द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स फॉर रिन्यूअल ऑफ परमिशन फॉर एडमिशन टू थर्ड बैच ऑफ MBBS स्टूडेंट्स। और वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट टेकिंग द सीरियस नोट ऑफ द फ्रॉड दैट वाज प्लेड बाय द पिटिशनर इन प्रोजेक्टिंग हेल्दी पर्सन्स एज पेशेंट्स इन देयर हॉस्पिटल फॉर द पर्पस ऑफ शोइंग compliance with the minimum standards, dismissed the writ petition with the exemplary cost of rupees 2 crores to be paid by the petitioner within the period of 4 weeks from the date of the order. और डिपॉजिट कहाँ किया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वेलफेयर ट्रस्ट में। 2 करोड़ का क्या कहते हैं एग्जेम्पलरी कॉस्ट लगा था, तो आप आइडिया लगा सकते हैं। वैसे ही अगर आपको याद हो तो सुप्रीम कोर्ट ने कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स के केस में कैंपेन्स फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स की ऑर्गेनाइजेशन पे 25 लाख का कॉस्ट लगाया था, क्योंकि उन्होंने बोला था कि ये जो पिटिशन है इट ऑट टू बी डिसमिस्ड बिकॉज इन द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज इट ऑब्जर्व्ड दैट the writ petition filed in that particular case and the effort that was made by this organization, that is Campaign for Judicial Account and Reforms, was gross abuse of the process of the court. और यहाँ तक भी क्या डाला था कि जो CJR का जो petition है वो contemptuous in nature है because it aims at scandalizing the highest judicial system in the country. अगर आपको नहीं याद होगा तो बीच में कंट्रोवर्सी हुई थी CJI की मास्टर ऑफ द रोस्टर को लेके, तो वहाँ पे और मेडिकल ब्राइबरी केस को लेके, ठीक है, 2 इश्यूज इन्वॉल्व थे, मास्टर ऑफ द रोस्टर और मेडिकल ब्राइबरी के केस को लेके। तो वहाँ पे जो CJAR ने जो पिटिशन किया था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एग्जेम्पलरी कॉस्ट लगाए थे 25 लाख के उस रेट पिटिशन पे। 2017 का मैटर है इफ आई रिमेंबर करेक्टली, तो 2 करोड़ का मैटर तो 2018 वाले में हुआ था। अब एक चीज़ याद रखिएगा, जो कॉस्ट टू द सूट होता है ना वो फाइन नहीं होता है, तो इसको फाइन की तरह मत पढ़िएगा। द कॉस्ट टू द सूट्स इज नॉट फाइन, कॉस्ट एक्सपेंडिचर होता है, फाइन इज अ पेनल थिंग, ठीक है, वो एकदम अलग होता है। कॉस्ट और फाइन को कंफ्यूज मत कर लीजिएगा, दीज आर 2 डिफरेंट थिंग्स। क्योंकि ऐसी भी सिचुएशन है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने 100 करोड़ के फाइन लगाए हैं, ठीक है। जैसे कि एक इलस्ट्रेशन आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ कि मैं फ़ाइन पे अभी लेक्चर नहीं दे रहा, फ़ाइन बेसिकली IPC का मेन टॉपिक है, लेकिन मेघालय गवर्नमेंट पे सुप्रीम कोर्ट ने 100 करोड़ का फ़ाइन लगाया था बिकॉज मेघालय गवर्नमेंट फेल्ड टू कर्ब इलीगल कोल माइनिंग। वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने 100 करोड़ का फ़ाइन लगाया था स्टरलाइट इंडस्ट्रीज़ पे फॉर वायलेटिंग ग्रीन नॉर्म्स एट इट्स प्लांट इन तमिलनाडु में उसका कोई प्लांट था, उसमें कुछ ग्रीन नॉर्म से उन्हें कंप्लाई करना था, उन्होंने नहीं कंप्लाई किया। ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने फ़ाइन लगाया 100 करोड़ का। NGT भी बहुत ज़्यादा फ़ाइन लगाता है, सुप्रीम कोर्ट भी बहुत ज़्यादा फ़ाइन लगाता है इन सर्टेन सिचुएशंस। जैसे जयललिता का केस था चीफ मिनिस्टर के कॉन्टेक्स्ट में, वहाँ पे कितने का फ़ाइन लगाया था ट्रायल जज ने? 100 करोड़ का। तो फाइन अलग चीज़ होती है, कॉस्ट टू द सूट्स एकदम अलग चीज़ होती है। प्लीज़ दोनों को कंफ्यूज मत करिएगा। अगर आपने दोनों को कंफ्यूज किया तो उससे ये मतलब होगा ना आपको कॉस्ट समझ में आता है ना आपको फाइन समझ में आता है। फाइन इज एक्चुअली पेनल इन नेचर, फाइन इज एक्चुअली पेनल इन नेचर, कॉस्ट आर नॉट पेनल इन नेचर, दे आर आइदर कंपनसेटरी और एग्जेम्पलरी। अब वो बात है, उसका इफेक्ट ये है कि इट कर्व्स वेक्सेशियस लिटिगेशन,
लेकिन कॉस्ट बेसिकली किस लिए दिया जाता है कि भाई जिस पार्टी का जो एक्सपेंडिचर है, जो सक्सेसफुल पार्टी है, उसे वो ग्रांट किया जाए, ठीक है। तो दोनों के प्रिंसिपल्स काफ़ी अलग अलग होते हैं, तो प्लीज़ नेवर कन्फ्यूज़ फाइन एंड कॉस्ट, कभी भी मत कन्फ्यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये मुझे कुछ इलस्ट्रेशन आपको देने थे, मैंने आपको दे दिए। तो कॉस्ट में आप समझ गए होंगे कि बहुत हैवी भी इम्पोज हो सकते हैं, जैसे महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में हुआ, और बहुत कम भी हो सकते हैं। तो ये बेसिकली जज सेंट्रिक है, काफ़ी बहुत ज़्यादा जज सेंट्रिक है। तो ऐसी सिचुएशन में जो ग्रांट ऑफ कॉस्ट है, वो जो भी कंसिडरेशंस मैंने बताए उनको ध्यान में रख के ग्रांट करने चाहिए। केस लॉ मैंने डिस्कस कर दिए, और महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में अभी तक का लार्जेस्ट कॉस्ट जो इम्पोज हुआ है वो मैंने आपको बता दिया, दैट इज़ अमाउंटिंग टू रुपीज़ 2 करोड़, 2 करोड़ का कॉस्ट। ये फाइन नहीं है, कॉस्ट है। सो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। थोड़े और भी केस लॉज हैं, मन करे तो पढ़ लीजिएगा, वरना आपको बेसिकली कन्फाइन होना होगा किन पॉइंट्स को लेके। बेयर एक्ट में क्या लिखा है, कमर्शियल सूट्स को लेके क्या मैटर है कॉस्ट का, और कॉस्ट किन कंसिडरेशन पे ग्रांट किया जाता है। आपको सिर्फ मैं 2 केस बोलूँगा रेफर करने के लिए, दैट फर्स्ट इज विनोद सेठ वर्सेस देवेंद्र बजाज, एंड सेकंड इज सेलेम एडवोकेट्स बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आपको वही चीज़ लिखनी है कि ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों ग्रांट किया जाता है, ग्रांट ऑफ कॉस्ट, और इफ कॉस्ट आर नॉट ग्रांटेड देन रिकॉर्डिंग ऑफ रीजंस इज मैंडेटरी, एसेट्रा एसेट्रा, यही सारी चीज़ें लिखनी है आपको, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज मत होइएगा, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे बताइएगा, आई विल सॉर्ट इट आउट फॉर यू। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे, आई वुड सी यू टुमारो विद द नेक्स्ट टॉपिक।